जब भी हम जनगणना या सेंसस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद सरकारी फाइलें, बड़े बड़े रजिस्टर और ढेर सारे नंबर। लेकिन असल में ये आंकड़े किसी भी देश की धड़कन होते हैं। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का एक तरह से खाका है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तय करता है कि हम सब किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जानते हैं, 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य यानी मोटो था, वो भी यही बात कहता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये एक बहुत पावरफुल लाइन है जो हमें याद दिलाती है कि इन आंकड़ों में ही देश की तरक्की का रास्ता छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि ये नंबर्स, ये आंकड़े आखिर हमें कहानी क्या सुनाते हैं? इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे छिपे हुए मैसेज को आखिर समझा कैसे जाए? ठीक है, तो चलिए इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन भारी भरकम आंकड़ों को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। हम कुछ मजेदार ट्रिक्स और ऐसे यादगार तरीकों का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा, जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के नेतृत्व में हुई 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या थी 1.21 अरब, यानी 121 करोड़। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। और इसका पैमाना तो सच में हैरान करने वाला है। 1.21 अरब का मतलब है कि दुनिया की कुल आबादी का 17.5% यानी 17.5% हिस्सा भारत में रहता है। इसे अगर और आसान शब्दों में कहें तो दुनिया का हर छठा या सातवां इंसान भारतीय है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही आंकड़ा तय करता है कि सरकार को कितने नए स्कूल खोलने हैं, कितने और अस्पताल बनाने हैं और सबसे ज़रूरी, कितने युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करनी हैं। देश की पूरी प्लानिंग का आधार यही डेटा है। अब देखिए, यहीं पर एक आम कंफ्यूजन होता है। दुनिया की आबादी में हमारी हिस्सेदारी है 17.5%, लेकिन 2001 से 2011 के बीच हमारी दशकीय वृद्धि दर, मतलब 10 सालों में हमारी आबादी कितनी बढ़ी, वो थी 17.7%। ये दोनों 17 वाले आंकड़े अक्सर परीक्षाओं में उलझा देते हैं। लेकिन इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, 17 पर खतरा था, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% हुई। ये छोटा सा जुमला इन दोनों आंकड़ों के बीच का फर्क हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगा। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कितने लोग हैं, तो अगला सवाल ये है कि ये सब रहते कहाँ हैं? चलिए अब भारत की आबादी के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी को समझते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और पश्चिम बंगाल, और सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। इस क्रम को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है। यूपी ने महाबिहार को बंगाल में पछाड़ा और सिक्किम, वहां तो बस सिक्के जितने कम लोग हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की। इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह हमारा एक तरह से बेसलाइन है। लेकिन राज्यों में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिहार में ये घनत्व 1106 तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में ये सिर्फ 17 है। और इसे याद रखने की ट्रिक भी बड़ी आसान है। बिहारी अरुण, यानी बिहार सबसे ज्यादा और अरुणाचल सबसे कम। अब जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। बिहार की हालत एक खचाखच भरी लोकल ट्रेन जैसी है, जहां पैर रखने की भी जगह नहीं। वहीं अरुणाचल प्रदेश एक शांत वीआईपी लाउंज जैसा लगता है, एकदम खाली खाली। इन नंबरों का असल मतलब यही है। जनसंख्या की गिनती और घनत्व के बाद अब हम उन आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं जो असल में हमारे समाज की क्वालिटी को दिखाते हैं। लिंगानुपात और साक्षरता ये किसी भी समाज की सेहत के असली इंडिकेटर होते हैं। 2011 में भारत का राष्ट्रीय लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। लेकिन चिंता की बात यह है कि 0 से 6 साल की उम्र का जो बाल लिंगानुपात था, वो सिर्फ 919 था। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। राज्यों की बात करें तो केरल 1084 के साथ सबसे ऊपर है, जबकि हरियाणा 879 के साथ सबसे नीचे। इसे याद रखने की एक आसान ट्रिक है, केरल की हरियाली, यानी केरल टॉप पर और हरियाली से हरियाणा सबसे नीचे। अब साक्षरता पर आते हैं। पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। 82% से ज्यादा पुरुष साक्षर थे, जबकि केवल 65% महिलाएं। ये अंतर सीधे सीधे हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच को दिखाता है। राज्यों में केरल 94% के साथ फिर से टॉप पर है,
और बिहार 61.8% के साथ सबसे नीचे। इसकी ट्रिक है, केरल में जाकर मिजो बिहार रोया, मतलब केरल टॉप पर, मिजोरम दूसरे पर और बिहार सबसे नीचे। एक बात पर गौर कीजिए, केरल साक्षरता और लिंग अनुपात दोनों में अव्वल है, जो इन दोनों के बीच एक सीधे कनेक्शन की ओर भी इशारा करता है। चलिए अब जनगणना के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक को समझते हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का वितरण। यहां अक्सर लोग कुल संख्या और प्रतिशत के बीच बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें बस दो चीजों का फर्क समझना है। एक है कुल गिनती, मतलब टोटल कितने लोग हैं, और दूसरा है प्रतिशत, मतलब उस राज्य की कुल आबादी में उनका हिस्सा कितना है। इसे समझने के लिए एक पिज़्ज़ा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की आबादी एक पिज़्ज़ा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का पिज़्ज़ा बहुत बड़ा है, इसलिए वहां एससी आबादी के सबसे ज्यादा स्लाइस हैं। ये हो गई कुल संख्या। लेकिन अब पंजाब की कल्पना कीजिए, उसका पिज्ज़ा शायद छोटा है, पर हो सकता है कि उस छोटे पिज्ज़ा का ज्यादातर हिस्सा एक ही टॉपिंग यानी एससी आबादी से बना हो। ये प्रतिशत का मामला है। ये पिज्ज़ा वाला उदाहरण सारे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देता है। तो इस टेबल में सब कुछ एक साथ है। एससी आबादी कुल संख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत में पंजाब में। ट्रिक है, यूपी के पंजाब में एससी। इसी तरह एसटी आबादी कुल संख्या में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है और प्रतिशत में मिजोरम में। ट्रिक है, एमपी के मिजो में एसटी। तो इन सभी ट्रिक्स ने 2011 की जनगणना के इस भारी भरकम विषय को काफी आसान बना दिया है। लेकिन जाते जाते एक विचार जरूर छोड़कर जाना चाहूंगा। ये सारे आंकड़े एक दशक से भी ज्यादा पुराने हैं, तो जरा सोचिए आज जमीनी हकीकत कितनी बदल चुकी होगी। क्या बिहार का वो कांच का बक्सा अब और भी ज्यादा भर गया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस